जय हिंद सभी को। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास होगी संविधान की। आज की क्लास में हम बात करेंगे संविधान में प्रेमबल उद्देशिका को लेकर आज की क्लास में चर्चा होगी। और उद्देशिका को आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। प्रेमबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उद्देशिका को भारतीय संविधान में उद्देशिका पढ़ेंगे। हम भारत के लोग ये पढ़ेंगे। और जो कुछ संविधानविद ने उद्देशिका को लेकर जो अपने मत दिए, अपने जो विचार दिए उनके बारे में, और उद्देशिका को लेकर क्या क्या वाद हुए हैं, क्या उसमें किस प्रकार से संशोधन कर सकते हैं, और उच्चतम न्यायालय ने उसमें किस तरह संशोधन करने की स्वीकृति दी है या नहीं दी है, इन सब के बारे में। और जो प्रस्तावना को लेकर जो वाद किए गए उन वाद को लेकर भी हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में। जैसे आपका गोपालन वाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, इसको उच्चतम न्यायालय ने किस वाद को स्वीकृति देकर अनुमति दी है कि उसमें कैसे संशोधन कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कुछ जो संविधानविद हुए हैं, जो संविधान उसमें ज्ञाता हुए हैं, उन्होंने क्या उसमें अपने विचार प्रस्तावना को लेकर क्या अपना विचार दिया, इसके बारे में भी आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो ये पूरा विस्तार से होगा। तो बात करते हैं संविधान की उद्देशिका, प्रेमबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ इंग्लिश वर्जन। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to procure to all its citizens as a justice, socio-economic, political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among then all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. आप उद्देशिका को हिंदी में सुनिए और बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा इन शब्दों को, क्योंकि अभी आपका यूपी पीसीएस का आरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें ये शब्द पूछा गया था। प्रस्तावना से क्वेश्चन था कि दिए गए शब्दों का क्रम से लगाइए, क्रम से व्यवस्थित करिए। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एतद द्वारा अपने संविधान को प्रस्तावना को उद्देशिका को अंगीकृत आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये थी आपकी उद्देशिका, हिंदी में इंग्लिश में दोनों हो गई आपको। और उद्देश्य प्रस्ताव को सबसे पहले या सर्वप्रथम संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा था, प्रस्तुत किया था। इसको प्रस्तुत किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में रखा गया था। दूसरा पॉइंट, उद्देश्य प्रस्ताव पर 13 दिसंबर 1946 से लेकर 19 दिसंबर 1946 तक इस पर विचार विमर्श, कुल 8 दिन इस पर विचार विमर्श किया गया, जो ये प्रस्ताव रखा गया। और इसमें कई लोगों ने संविधान जो ज्ञाता थे वहां पे उन्होंने कई संशोधन प्रस्ताव लेकर आए। किंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो संशोधन का जो प्रस्ताव था वो था डॉक्टर एम आर जयकर का जो संशोधन जो प्रस्ताव था वो सबसे महत्वपूर्ण था। उसको स्वीकार किया गया और इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार करके उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार किया गया। और उस सभी संशोधन को स्वीकार करके सबसे महत्वपूर्ण संशोधन एम आर जयकर का था। और एम आर जयकर का संशोधन को स्वीकार करके उसमें संशोधन करके ये प्रस्तावना तैयार की गई। और इस प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार करके पारित कर दिया। इसके बाद सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार जो प्रस्तावना है वो संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे दीर्घकालीन
सपनों का विचार है। इन्होंने ये मत कथन दिया, मत दिया। इसके बाद दूसरा एग्जाम पॉइंट, जिसमें इस जो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो ये शब्द यूज किए गए हैं, ये जो शब्द यूज किए गए वो शब्द आपके रूसी क्रांति से लिए गए हैं। 1917 की रूसी क्रांति से इन शब्दों को लिया गया, जबकि प्रस्तावना ये अमेरिका से ली गई है। लेकिन जो सामाजिक शब्द हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के जो शब्द हैं, इन शब्दों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। रूसी क्रांति से लिया गया है। ये जो शब्द है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो न्याय है, उन शब्दों को रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। अब बात करते हैं संविधान की जो उद्देश्य का है, जो प्रस्ताव है, इसमें जो संशोधन हुए, इन संशोधन के क्या संशोधन, क्या वाद है, इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, इसका है जो आपकी प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, उसमें क्या संशोधन, किस तरह से संशोधन किया जा सकता है, तो इसमें बात करते हैं। आइए, संविधान का अंग, पहला पॉइंट, इसमें कुछ पॉइंट हैं, ये भी देखते हैं। पहला पॉइंट, संविधान का अंग, इसका उद्देश्य में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके बारे में। इसका जो संशोधन हुआ है तो कैसे इसमें कुछ शब्द जोड़े गए हैं, तो वो देखिए। पहला तो उद्देश्य का जो है वो संविधान का अंग है, इसमें को लेकर कुछ वाद हुए हैं इसके बारे में। इसमें पहला आपका 1950 का गोपालनवाद, 1950 का गोपालनवाद है। इसमें बताया गया है जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। गोपालनवाद 1950 में बताया गया है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है और न्यायालय द्वारा इसको परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा इसको लागू नहीं किया जा सकता। ये 1950 के गोपालनवाद में बताया गया है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और न्यायालय द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा पॉइंट, बेरोबारीवाद 1960 में हुआ, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। इस बात में भी बेरोबारीवाद 1960 में भी इस प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया है। तीसरा बात, केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद 1973, केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद 1973 में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है। किसमें माना? केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद 1973 में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है, प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। इसके बाद न्यायमूर्ति रामास्वामी दो तरीके से, या तो न्यायमूर्ति रामास्वामी ने या एस.आर. बोम्मईवाद 1993 में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग बताया गया है। किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग बताया है? तो एस.आर. बोम्मईवाद 1993 में, मतलब न्यायमूर्ति रामास्वामी ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग बताया है। किसने? न्यायमूर्ति रामास्वामी ने। और किस वाद में? एस.आर. बोम्मईवाद 1993 में संविधान का प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना है। तो यहाँ से ये अभिन्न अंग प्रस्तावना संविधान का भाग हो गई। अब उद्देशिका में प्रस्तावना में संविधान संशोधन कैसे होता है? केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद 1973 के बाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, संविधान का अंग मानते हुए उसमें न्यायालय ने कहा है कि उसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन तो किया जा सकता है, किंतु जो संविधान का जो प्रस्तावना का जो मूलभूत ढांचा है, जो उसका लेवल है, मूलभूत जो ढांचा है, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसमें मूलभूत ढांचे में, मूलभूत सिद्धांतों में कोई परिवर्तन ना हो, तो उस तहत तब 368 के तहत संशोधन कर सकते हो। उसके मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए तो उसमें संशोधन कर सकते हो। इसमें आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 42 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में आपका सोशलिस्ट, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है किस संविधान संशोधन के तहत? इसमें ये शब्द जोड़े गए, संशोधन किया गया लेकिन ये शब्द जोड़े गए, मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसमें क्या किया? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ दिया गया। और ये संशोधन 3 जनवरी 1977 से प्रभावी हुआ। 3 जनवरी 1977 से 1977 से ये जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किया गया, इसमें जो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया, उसको पूर्ण रूप से 3 जनवरी 1977 से लागू कर दिया गया, प्रभावी कर दिया गया। तो ये था आपको इस प्रस्तावना संविधान में किस तरह से संशोधन हो सकता है, क्या वाद आए थे और क्या संशोधन करने का कैसे संशोधन हुआ था। 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूलभूत ढांचे में कोई परिवर्तन ना हो। तो ये थी आपकी प्रस्तावना को लेकर क्लास। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद सभी को।